हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिका अकेडमी। तो अब बिकॉज पेपर बहुत पास आ गए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर्स कराने की बजाय एमसीक्यूज़ पे ध्यान देते हैं, बिकॉज आपके इस बार वाले पेपर एमसीक्यूज़ वाले ही आएंगे, है ना। तो एक एमसीक्यूज़ की एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ। उसमें आपके सारे चैप्टर्स होंगे जो टर्म 1 में मैथ्स में आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ये वाली वीडियो है आज की, वो आपको पता ही लग गया होगा टाइटल से, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एमसीक्यूज़ है। ये आपके 20 एमसीक्यूज़ मैं आज की वीडियो में आपको करा रही हूँ, एंड ये 20 वो हैं जो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं मेरे हिसाब से। यानी कि अगर आपने ये कर लिया, आपको एमसीक्यूज़ जो बोर्ड में आएंगे वो हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज़ मैंने बुक से लिए हुए हैं, सारे सोर्सेज जो मेरे पास थे वहाँ से लिए, और 20 मैंने छांट के निकाले। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे नॉर्मल, या समझ लो जो भी है वो सारे मैंने देखे हैं, जो भी आपके हो पा रहे हैं सारे हमने निकाल के यहाँ पर 20 क्वेश्चन की लिस्ट बना ली है। ठीक है, तो पहली बात तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ना चैप्टर पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या, चैप्टर के फॉर्मूलेस क्या थे। फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या उसके अंदर थ्योरम थे या नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके ज़्यादा फॉर्मूलेस नहीं थे। बेसिकली आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर्कल के पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड आपका फिर था सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड लास्ट हमने करा था एरिया ऑफ द सेक्टर। उसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं था, बट वो हमने खुद बनाया था, है ना। बट सारी चीज़ें ईजी थी अगर फॉर्मूला आपको आता हो तो एमसीक्यूज जो है ना बोर्ड में वो कैसे भी आ सकते हैं। हो सकता है वो आपके प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले आ जाए, है ना, या हो सकता है कुछ और ही अलग तरीके से आ जाए। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसे आपका हो रहा है ना, बिकॉज इसीलिए तो हमने 20 एमसीक्यूज़ निकाले। तो वो 20 एमसीक्यूज़ में आपको ऐसे रट्टा नहीं मरवाऊंगी, पूरे सॉल्व करके हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को। तो उसी के साथ बिना देर करे चलो फर्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपका है कि इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन द डायमीटर इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर एक सर्कल का एरिया इक्वल है उसके सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस के इक्वल, जैसे कह रहे हैं वो लोग कि यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस। अगर एक ऐसा सर्कल है जिसमें ये कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है उसमें, तो कह रहे हैं कि उसका डायमीटर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एरिया एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना, ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। जो एरिया जो है वो सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस है, ट्वाइस, ठीक है, 2 गुना, तो वो चीज़ है। तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर। हमने ये कर लिया, हमें वो निकालना है। देखो सबसे पहले तो पाई पाई काट लो, ठीक है, यहाँ पर एक डबल आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, वो कट गया, एक आर बच गया और ये आ गया 4। अब रेडियस आपका क्या आ गया? रेडियस इज इक्वल टू 4। रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं लिखने का फॉर्मेट वगैरह ज़्यादा नहीं बता रही आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यार देखो आपको वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। OMR शीट आएगी तो उसी में आपने जस्ट बताना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन एंड फास्ट कैसे करा जाए। तो यहाँ पर आपका था कि एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, हमने वो चीज़ लगाई, जो कट रहा था काट दिया, इक्वल टू के उधर था, इक्वल टू के इधर भी था, आर की वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना। देन आर और डी का रिलेशनशिप देखा तो डी हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन थे उसमें से थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पूछ सकते हो आप डाउट। तो हम जल्दी से आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इतना इज इक्वल टू इतना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है शायद, तो इसमें कह रहे हैं बेसिकली हमें कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दिस। एरिया सेक्टर के एरिया किसके इक्वल है? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया है। ठीक है, कह रहे हैं बाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इतना, जो लेंथ की नहीं, जो आर्क की लेंथ है वो है 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहे थे द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल
बाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना। तो द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है आपकी 5 पाई सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि रेडियस क्या होगा। तो एक ही सर्कल की बात हो रही है जिसमें आपका एरिया ऑफ सेक्टर है इसके इक्वल। तो चलो देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 360 सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका है 20 पाई के इक्वल, ठीक है। तो पाई पाई कट गया, क्या बचा 20 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ साइड बाय साइड हम वो भी लेकर चलते हैं, आपका लेंथ ऑफ आर्क वाला। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क है आपको 5 पाई गिवन है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये पाई पाई कट गया फिर से, तो 5 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। अब क्या, चलो यहाँ तक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम थीटा बाय 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, अरे यार 20 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा बाय 360। थीटा बाय 360 की वैल्यू आ गई, उसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं थीटा बाय 360 की जगह 2r। देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में तो एक एक कट जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 20 बाई आर इंटू 2, दैट इज़ 5 इज इक्वल टू 40 बाई आर। तो 5r इज इक्वल टू 40, r इज इक्वल टू 40 बाई 5, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले की तरह इस वाले का आंसर भी क्या है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ही था, ठीक है। समझ आया ना कैसे करा। हमारे पास दो चीज़ें हमें गिवन थी, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। देखो बात ये नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, बात ये है कि आपने सॉल्व करना है वहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए हमने सॉल्व करने पर तरफ ध्यान देना है। हम रिप्लेस तो कर सकते हैं, थीटा बाई 360 की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से, है ना, एंड देन मैंने यहाँ पर पुट कर ली। मुझे लिख के थोड़ा दिखाना है कि आई पुट दिस वैल्यू इनटू दिस। देखो ये चीज़ें हम तब लिखते हैं जब आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ रहा होता पूरा कि सॉल्व करके दिखाओ सब कुछ, बट अब आपका एमसीक्यू है, तो हमने ना तो हम ऐसे करेंगे कि एमसीक्यूज हम रट के चले जाए, ना ही हम इतने ज़्यादा फॉर्मेट वाला बच्चा हम बन सकते हैं इस टाइम पे। तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो वैसे चाहते तो पाई की वैल्यू भी कर सकते थे, बट बड़ा हो जाता, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। पाई बाय 360 की वैल्यू निकाली, ये आ रही थी, फिर मैंने उसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इधर डाल दिया इस वाली इक्वेशन में ना, पाई बाय 360 की जगह। तो यहाँ तक आ रहा था पाई बाय 360, देन मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 20 बाय आर स्क्वायर से, फिर वो कटता चला गया, तो आर मेरा आ गया 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज़ 1.26 मीटर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 500 रेवोल्यूशन इज़, यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो व्हील है, एक व्हील तो गोल ही होता है, तो व्हील का जो डायमीटर है वो है 1.26, और कह रहे हैं वो रोड पे ना 500 बार रेवोल्यूशन ले रहा है। ये रोड है तो अगर 500 बार वो घूम रहा है, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 500 रेवोल्यूशंस में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम इमेजिन करें कि हम ये रोड है सपोज, एंड ये हमारा वो है व्हील है, तो व्हील 500 रेवोल्यूशन जो 500 रेवोल्यूशन है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, उसका डायमीटर है 1.26। हम ये जानना चाहते हैं कि वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा व्हील, एक रेवोल्यूशन में कितना, यानी कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सपोज अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो वापस से चल कर जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, है ना। तो ऐसे 500 रेवोल्यूशन में वो कितना कर लेगा, ये है आपका, हमने पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। व्हील का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई को हम यही लगाएंगे, एंड आर इज़ 1.26 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 तो कट जाएगा। तो फिर अगर हम 22 इंटू 1.26 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27.72 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 500 रेवोल्यूशंस में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 500 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू
500 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यही होगा ना। जो स्पेलिंग मिस्टेक होती जा रही है उसे इग्नोर करते जाना प्लीज़, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो तो हमने निकाला ही नहीं, आप लोग सोच रहे होगे निकाला तो है, ये रहा, ये जो हमने निकाला है ना पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस, ये वही है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो 500 रेवोल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट 500 इंटू 27.72 डिवाइडेड बाय 7। अब इसके लिए अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ 500 से तो फ़ायदा होगा ही नहीं, पॉइंट में ही आएगा आंसर, तो बेहतर है मैं इन दोनों को ही कर लूँ डिवाइड। जब मैं करूँगी तो आंसर आएगा 3.96। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिले, या में भी हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, तो कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अभी से स्पीड बढ़ाना शुरू कर दो। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1980 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस जो व्हील है वो ट्रैवल कर लेगा इन 500 रेवोल्यूशंस। अब देखते हैं ऑप्शन था, हाँ थर्ड ऑप्शन 1980, तो ये है आंसर। सिंपली इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा, हमको डायमीटर गिवन था, हमने उससे रेडियस निकाला, एंड देन रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने निकाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। देन उसके बाद हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 500 रेवोल्यूशन निकालने के लिए 500 इंटू 1 का डिस्टेंस कर दिया, तो उससे आंसर आ गया। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि MCQ 4 पे। अभी आ गया क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर subtends an angle of 144 at the center, then the length of the arc of sector is। तो पहली चीज़ इसमें आपकी 144 डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक लगता है, क्योंकि बोर्ड ने बोला हुआ है कि सिर्फ 30, 60 या 90 वाले आएंगे इस बार, ठीक है। तो फिर अब आप सोचोगे कि हमें क्यों करा रहे हो, तो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि सपोज अगर यहाँ पर 30 या 60 का कुछ आता है तो आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। जस्ट वही तो फ़र्क पड़ेगा, और क्या फ़र्क पड़ेगा, बस आपने जहाँ पर मैं 144 लगाऊंगी वहाँ पर आपने 30 करना है। कैलकुलेशन का डिफरेंस पड़ेगा, बट आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सेक्टर है सर्कल का और उस सर्कल का डायमीटर है 10, और वो जो सेक्टर है सर्कल का वो सबटेंड करता है एंगल इतना एट द सेंटर, तो आर्क की लेंथ क्या होगी। तो इसमें ना ज़्यादा सेक्टर वाला जो चीज़ है वो दिमाग ख़राब करने वाली है, उसको हमने नहीं सोचना, हम वो निकालें ही क्यों, हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये हम सपोज ये रहा हमारा सेक्टर, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ये है 10, ये एंगल है 144, और अब आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये चीज़, लेंथ ऑफ आर्क। ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। अब सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, थीटा की जगह हम डालेंगे 144 जैसा कि हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें यही गिवन है ना 144, ठीक है। देन पाई 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, क्यों, क्योंकि जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो पाई की टर्म में है, यानी कि पाई को रिप्लेस नहीं करना आपने, वैसे का वैसे ही छोड़ देना। एंड देन आर जो है, आर की जगह हम रिप्लेस करेंगे 5, बिकॉज डायमीटर इज 10, सो आर इज ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम डिवाइड करें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही अब तो ये आ जाएगा 10 पाई, तो ये आ रहा है आपका 1440 पाई डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 4 पाई, ठीक है। आंसर आ रहा है 4 पाई, ऑप्शन में देखो 4 पाई कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन, तो हमने 4 पाई को टिक कर लिया, ठीक है। अभी तक 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई होप ये सारे क्लियर हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हो, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ साथ साथ अगर आप लोग कर रहे हो या फिर अगर नहीं कर रहे, समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का, क्योंकि आई होप इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, वो ये है कि याद रखना 144 डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड ने मना करा है, बोर्ड ने कहा 30, 60 या 90 वाले आएंगे, तो रटना मत इस क्वेश्चन को, ठीक है, रटने से काम नहीं बनेगा। मैंने 144 वाला पहले भी बोल चुकी हूँ, इसलिए सॉल्व कराया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको वे पता लग जाए किस वे से आपने सॉल्व करना है, रट्टाबाजी नहीं करनी मैथ्स में। जस्ट जहाँ पर मैंने 144 डाला वहाँ पर आपको जो भी डिग्री गिवन हो क्वेश्चन में वो आपने डाल लेनी है, देन कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो वे आपको पता लग गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप कैसे सॉल्व करोगे। अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि इफ़
हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज हाफ्ड, डबल्ड, ट्रिपल्ड या क्वाड्रुपल्ड. तो ये आपका है कि हाफ यानी कि हाफ टाइम हो जाएगा, डबल मीन्स 2 टाइम्स, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स एंड देन क्वाड्रुपल्ड मीन्स 4 टाइम्स. तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई जा रहा है देन उसके एरिया को क्या फ़र्क पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे. हम पहले तो देखेंगे, हम मान लेते हैं, हम मान क्या लेते हैं, हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं. चलो मानेंगे तब जब फॉर्मेट होता. तो अब सिंपली हम कह देते हैं कि सपोज फर्स्ट वाले का जो सर्कमफ्रेंस था, लेट्स से फर्स्ट वाले का जो सर्कमफ्रेंस था वो है 2 पाई आर, यानी कि ये वाला जो सर्कमफ्रेंस है इसमें मैं आर ये ले रही हूँ और इस वाले में मैं आर ले रही हूँ बड़ा आर, या फिर छोड़ो R1 R2 ले लेते हैं. सो लेट्स से फर्स्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 4 पाई था एंड देन सेकेंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 8 पाई हुआ. यही है ना. वो कह रहे हैं अगर सर्कमफ्रेंस सर्कल का इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई तो एरिया कितना हो जाएगा. तो सर्कमफ्रेंस हमारा हुआ इतना. अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 2 पाई आर था 4 पाई के इक्वल, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 पाई आर था 8 पाई के इक्वल, है ना. अब क्या होगा, अब होगा पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट गया, ठीक है, 2 से 2 हट जाएगा. देन तो क्या बचा आपका कि पहले वाले केस में आर रहा होगा 4 एंड दूसरे वाले केस में आर रहा होगा 8, है कि नहीं. या फिर इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो पहले वाले केस में आर रहा होगा 1 और दूसरे वाले केस में आर रहा होगा 2, 1/2 यानी कि 4/8. तो हमने क्या करना था, हमने ना, हमें सर्कमफ्रेंस गिवन था दोनों टाइम का, तो हमें क्या करना था, हमें रेडियस का रेशियो निकालना था, रेडियस की रेशियो निकालनी थी कि क्या रेशियो होगी. अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि एरिया क्या होगा. तो एरिया का फॉर्मूला पुट करो. एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, R1 ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, पाई तो पाई से कट गया तो क्या बचा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर. R1 कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1/4, यानी कि जो एरिया है, एरिया जो है फर्स्ट का वो दूसरे का 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा सिंपली, यानी कि 8/2 इज इक्वल टू 4A1. तो क्वाड्रपल्ड, द एरिया विल बी क्वाड्रपल्ड, क्योंकि 4 टाइम्स आ रहा है हमारा, तो ये हमारा सही आंसर है डी पार्ट. ठीक है. इस क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आया तो दोबारा बता देती हूँ. आपको बोला था कि अगर सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, तो पहले तो हमने इस चीज़ को लिया कि पहला सर्कमफ्रेंस था 4 पाई, सेकेंड था 8 पाई. देन मैंने उन दोनों की रेशियो निकाली, फर्स्ट वाला सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला सर्कमफ्रेंस, वही चीज़ लिख दी. ठीक है. देन पाई पाई ऊपर नीचे कट गया, 2 ऊपर नीचे कट गया, पाई पाई इधर भी कट गया, तो हमारा आ गया आर इज इक्वल टू 4 अपॉन में आर इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पर आर में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी तो मैंने इसे R1 कर दिया, यानी कि फर्स्ट केस में जब आपका सर्कमफ्रेंस 4 पाई था तो रेडियस ज़रूर 1 रहा होगा, एंड जब सर्कमफ्रेंस 2 था तो उसमें रेडियस ज़रूर 2 रहा होगा. तो मुझे यहाँ पर R1 एंड R2 की रेशियो मिल गई. देन बिकॉज मुझे अल्टीमेटली एरिया निकालना था कि एरिया कितना हो जाएगा, मैंने एरिया पुट करा. बस फर्स्ट वाले के एरिया मैंने R1 लेकर चली एंड सेकेंड वाले में R2. देन वो कट गया, R1/R2 स्क्वायर करा तो ये आ गया रिलेशनशिप कि 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया. तो वो चीज़ हमने कर दी. ठीक है. आई होप ये चीज़ क्लियर है. अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या डाउट है. पेपर से पहले अपने सारे डाउट हटा लो. देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. अभी 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्कुलर ग्लास लॉन ऑफ 35 मीटर इन रेडियस हैज़ अ पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड देन द एरिया ऑफ द पाथ इज. तो आपको कह रहे हैं एक सर्कुलर ग्लास लॉन है. ठीक है. आगे हमारा सर्कुलर ग्लास लॉन कह रहे हैं ये जो लॉन है इसका जो रेडियस है वो है 35 मीटर एंड इसके साथ इस लॉन की बाउंड्री के आगे एक पाथ है जो कि 7 मीटर वाइड है. तो ये हो गया हमारा पाथ. ठीक है. ये चीज़ हमारी पाथ है, चलने वाला एरिया, एंड इसकी जो विड्थ है वो है 7. तो कह रहे हैं कि पाथ का एरिया क्या होगा. तो हमें सिर्फ एरिया किस चीज़ का निकालना है, कलर्ड रीजन का, ये जो वाइट कलर का रीजन है सिर्फ इसी का निकालना है. इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ईजी तरीका है. 2 सर्कल्स हमें यहाँ पर बड़े बड़े दिख रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अगर मैं इस बड़े वाले का एरिया लूँ, उसमें इस छोटे वाले का माइनस कर लूँ, तो मेरे पास ओनली पाथ का एरिया बचेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, ये बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। अब दोनों का एरिया तो सेम हो गया, क्या होगा, बड़े वाले का बड़ा आर ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम छोटा आर, ठीक है। कुछ इसमें नहीं है, फॉर्मूला ही लिखा है मैंने अभी तक सिर्फ। अब पाई कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा, बड़े आर के स्क्वायर में से छोटे आर का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 22/7। अब बड़े वाले जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, अब देखो ये 35 तो था छोटे वाले का रेडियस, है ना। इस 35 में अगर मैं ऐड कर दूं 7 मीटर इसकी विड्थ, इस वे की, अगर देखो ये 35 मीटर बड़े छोटे वाले का रेडियस है, उसमें मैं 7 मीटर विड्थ ऐड कर दूं तो मेरा बड़ा वाले का रेडियस आ जाएगा, है ना। बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ रहा है ना, ये देखो बड़ा वाला सर्कल ही तो बन रहा है उससे, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 35 + 7 दैट इज़ 42। तो 42 × 42 माइनस छोटे वाले का रेडियस क्या है, 35 × 35। तो इसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, 42 × 42 होता है 1764 एंड 35 × 35 होता है 1225। तो माइनस करेंगे हम, 1764 में से मैं अगर माइनस करूँ 1225 तो मेरा आंसर आएगा 539। अब 7 को जब मैं काटती हूँ 539 से, तो ये कटेगा आपका 77 पे, तो हो जाएगा 22 × 77। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 1694 मीटर स्क्वायर, पाथ का एरिया, ठीक है। पाथ का एरिया आ गया आपका 1694, इसमें है आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। 1694 इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मिस्टर विद्या बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ एज शोन इन फिगर। फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रहा, है ना। द पोर्शन ऑफ द क्लॉथ दैट इज नॉट कलर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल सेमी सर्कल। तो आपको बोला है कि विद्या ने मिस्टर विद्या जो है उन्होंने एक पीस ऑफ क्लॉथ ली है जो कि आपका फिगर में दिख रहा है, एंड वो जो क्लॉथ है उसमें कुछ एरिया जो है वो है कलर्ड और कुछ जो है वो है नॉट कलर्ड, ठीक है, अनकलर्ड एरिया। तो इसमें आपको कह रहे हैं कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ द कलर्ड रीजन। अब कलर्ड रीजन आई डोंट नो, आपको दिख रहा है ये रहा कलर्ड रीजन जिसमें मैं शेड कर रही हूँ, यानी कि जो सेमी सर्कल्स है ना पूरे फिगर में उनको छोड़कर कलर्ड है बाकी, ठीक है। तो आपने कलर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक काम है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कलर्ड रीजन फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड, हमने कलर्ड फाइंड करना है अनकलर्ड फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड पोर्शन, ओके कलर्ड, या फिर टू फाइंड मत लिखो यार, कलर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कलर्ड रीजन इज इक्वल टू, जो बड़ा फिगर आपको दिख रहा है वो रेक्टेंगल की फॉर्म है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 6 सेमी सर्कल, क्योंकि पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से मैं जब 6 सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगी तब जाके मेरा शेडेड रीजन आएगा। कैसे, ये देखो, ये ले लिया मैंने पूरे रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, ले लिया पूरे रेक्टेंगल का एरिया, है ना। अब मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ सेमी सर्कल का रीजन, सेमी सर्कल का एरिया, जो सेमी सर्कल अनकलर्ड थे, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, कलर्ड रीजन ही बच गया ना, वही हमें उसी का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने लिख दिया। अब इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसकी ना पहली बात तो ये हम फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस 6 सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि होता है πr² / 2 इंटू
6 यही होगा ना, क्योंकि 6 सेमी सर्कल्स हैं। फॉर्मूला हमने लगा लिया है, हमने देख रहे हैं कि लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ नहीं है। लेंथ आपको यहाँ फिगर में गिवन है 42 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ नहीं। तो हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं गिवन, ठीक है। ब्रेथ निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 42 सेंटीमीटर है। इस 42 सेंटीमीटर में 3 सेमी सर्कल हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है सेमी सर्कल का, ये है डायामीटर। अब तीनों आपको देखने में सेम ही लग रहे हैं ना सर्कल्स, तो तीनों के डायमीटर इक्वल होंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए मैं 42 को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। 42 को जब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, मेरा आंसर आता है 14, यानी कि डायमीटर ऑफ 1 सर्कल इज इक्वल टू 14। ये आपका आ गया डायमीटर। अब यहाँ से ब्रेथ कैसे निकलेगी वो देखो। तो यहाँ पर देखो, जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ में आपको दिख रहा है कि सेमी सर्कल आ रहा है, पर उसका सिर्फ रेडियस आ रहा है। देख रहे हो कैसे, देखो ये रही विड्थ, ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा। तो ज़रूरी बात है, ये आधे आधे सर्कल हैं, तो ये जो चीज़ है ये रेडियस ही होगी ना पहले वाले सर्कल की, डायमीटर तो होगा नहीं। एंड ये भी रेडियस ही है, तो यानी कि 2 सर्कल के रेडियस से इसकी विड्थ बन जाएगी। 2 सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस वाले सर्कल का रेडियस है 7, इस वाले का भी 7, तो विड्थ आपकी आ रही है 14, ठीक है। डायमीटर भी 14 है, रेडियस आ गया 7। अब आप पुट कर सकते हो इन चीज़ों को ना। आपका ये है कितनी है, 42 एंड 14 माइनस 6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। आपको ब्रेथ गिवन थी, सॉरी लेंथ गिवन थी 42। विड्थ निकालने के लिए क्या करा मैंने, सबसे पहले तो इनका डायमीटर निकाला सर्कल्स का विद लेंथ, विद द हेल्प ऑफ लेंथ मैंने इनका डायमीटर निकाला। फिर रेडियस निकाला, डायमीटर 14 आया तो ऑब्वियसली रेडियस 7 आया। एंड देन विड्थ में जब हम देखें तो 2 ऐसे सर्कल आ रहे हैं ना, ये देखो 2 ऐसे सर्कल आ रहे हैं, एक ये सर्कल एंड एक ये। तो ये जो सर्कल्स हैं इनकी ये जो चीज़ है, हाइट जो है इनकी, ये रेडियस ही है, तो यानी कि 2 सर्कल के रेडियस से बनी है विड्थ, तो आ गई 14। अब देखते हैं जो कट रहा है, काटो। 14 इंटू 42 हो जाएगा आपका 462 माइनस, नहीं 462 नहीं 558 हो जाएगा, 588 माइनस 3 इंटू 22 इंटू 7 दैट इज़ 462। तो ये आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप ये वाली चीज़ें आप भी कर सकते हो। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए इन चीज़ों में। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126। क्या सेंटीमीटर मीटर क्या था क्वेश्चन में, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर एंड पीछे स्क्वायर लगेगा क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। जब भी एरिया निकालो स्क्वायर लगेगा। अब 126 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज़ हमारा ऑप्शन 2 सही है ना, ठीक है ना। इजी था क्वेश्चन, इस ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जस्ट ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो आई होप आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर कराया था मैंने बोला था ये क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं ना। इनमें जस्ट आपने देखना होता है कि मेन फिगर क्या है, उसमें से कलर्ड या अनकलर्ड जो भी रीजन आपको दिख रहा है माइनस करो एंड दूसरा रीजन निकाल लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स आर शोन बिलो। ये रहा डायग्राम आपका स्क्रीन पे। इसमें बोल रखा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स वो वाले सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है, यानी कि 2 सर्कल्स जो सेम सेंटर के अराउंड है, ठीक है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। अब ये जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं इनमें से एक का तो रेडियाई है 5 एंड एक का रेडियाई है 8। ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट रेडियाई होगा, अगर सेम होगा तो वो लोग कोलैप्स करेंगे आपस में ना, एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएंगे, तो इसलिए डिफरेंट रेडियाई होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में भी शो हो रखा है कि इस वाले का 5 है एंड देन ये जो है बड़ा वाला उसका 8 है। कह रहे हैं एंड द सेक्टर फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ओ। फिर वो कह रहे हैं कि एक सेक्टर फॉर्म हुआ पड़ा है और वो जो सेक्टर है उसका डिग्री है, जो एंगल है वो है 60 डिग्री। यहाँ पर ये भी है शोन हुआ पड़ा है, ठीक है। अब कह रहे हैं आपने शेडेड रीजन का निकालना है। तो इतना ये जो है ना क्वेश्चन, तो ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है कोई भी, क्योंकि इसमें अगर आपको बोले मेजर सेक्टर निकालो समझ आता है, पर ये कह रहे हैं शेडेड, और शेडेड बड़ा क्लियर कट नहीं है, डिफरेंट है, सिर्फ ये है शेडेड, है ना। शेडेड अगर ये पूरा भी होता ना तब भी आप निकाल लेते, है कि नहीं, है ना। फिर तो आप बहुत आसान हो जाता, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देते, बट आपको
थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लाने के लिए ये वाली चीज़ हटा दी है। वो कह रहे हैं सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया निकालो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है ये क्वेश्चन। अब इसका एरिया निकालने के लिए बहुत ही ईजी है। जब मैंने ये चैप्टर कराया था मैंने बताया था माइनर एंड मेजर सेक्टर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं एक सर्कल में। जब आप एक सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करते हो ना, तो जो सेक्टर जिसके अंदर छोटा डिग्री है वो आपका माइनर हो जाता है, एंड जिसमें बड़ी डिग्री है वो हो जाता है मेजर। अब ये दोनों बिकॉज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो इन दोनों में ही माइनर सेक्टर है जो कि 60 डिग्री का एंगल वाला है, एंड दोनों में ही मेजर सेक्टर भी होगा। ऑब्वियसली अगर माइनर है तो मेजर भी होगा ही। अब माइनर जो है वो है 60 डिग्री वाला, तो मेजर हो जाएगा 60 के अलावा जो भी है। तो हम पहले निकाल सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो मैं शो नहीं करना, बट मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखा रही हूँ। सारे क्वेश्चंस में करा है मैंने, है ना। तो मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा, पूरा हम यहाँ पर फॉर्म नहीं कर रहे सेंटेंसेस वगैरह, डिग्री ऑफ मेजर सेक्टर वो हो जाएगा, पूरे सर्कल की डिग्री होती है 360 और माइनर की है 60, तो बड़े वाले की आ जाएगी 300 डिग्रीज। ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है कि बड़ा वाला है कहाँ फिगर में, तो ये जो है ना, एक सेकेंड, ये है ये जो एंगल है ये है 300 का, एंड ये जो पूरा है देखो, इस ग्रीन पार्ट को छोड़ के जो भी है ना एरिया, देखो ये वाला जो ग्रीन पार्ट है जो मैंने अभी नया नया बनाया, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, जिसका एंगल है 300। ये जो पार्ट है ये पूरा मेजर सेक्टर है। छोटे का भी मेजर सेक्टर आपको वाइट में दिख रहा है, एंड बड़े का मेजर सेक्टर आपको पिंक में दिख रहा है। तो अब आपको पता लगी गया होगा कि शेडेड रीजन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका 8 सेंटीमीटर रेडियस है, माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उस वाले सर्कल का जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे इससे आंसर कैसे आएगा। तो देखो, मैं पहली बात तो सिर्फ मेजर सेक्टर्स को ही कंसिडर कर रही हूँ। आपने यहाँ पर देख लिया ओनली मेजर कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं मेजर सेक्टर कंसिडर कर रही हूँ ओनली। इसका मतलब जो माइनर है वो तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर। तो मैंने सपोज करो ले लिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उस सर्कल का जिसका रेडियस है 8। तो जब जैसे ही मैंने वो लिया ये पूरा पार्ट कवर हो गया जो पिंक मैंने शेड कर दिया, है ना, क्योंकि मैंने बड़े वाले सर्कल का मेजर सेक्टर ले लिया तो पूरा का पूरा ही आ गया। देन मैंने उसमें से माइनस कर दिया है माइनर सेक्टर का एरिया, सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया 5 वाले सेंटीमीटर के रेडियस के साथ जो सर्कल था उसका। तो ये मैंने कर दिया उसमें से माइनस, ये पार्ट मैंने हटा दिया, मैंने मेजर सेक्टर हटा दिया 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल का, तो मेरे पास बच गया शेडेड रीजन। यही मुझे फाइंड आउट करना था, तो ये ईजी है। ठीक है चीज़ें। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। दोनों में ही सेम फॉर्मूला लगेगा, दोनों में थीटा भी सेम ही होगा। फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो हटा देते हैं। इज इक्वल टू थीटा है आपका 300 जैसे कि अभी हमने निकाला, पाई है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। हाँ, बड़े वाले का आर है 8 माइनस फिर से वही चीज़, छोटे वाले का आर है 5। अब माइनस आपके टर्म्स को अलग करते हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और आगे पीछे ये दो टर्म्स सेम है तो इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 300/360 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 5। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना कॉमन निकाल कर। अब मिल जाएगा आपका पाई 36 इंटू 22/7 इंटू ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 64 और ये हो जाएगा 25 देन ये आपका आ जाएगा 5 पे कटता है, ये 6 पे कटता है, ये आ जाएगा 22/7 इंटू जब 64 माइनस 25 करोगे तो आंसर आ जाएगा 39। अब हम इसे कट कर सकते हैं, ये 3 के टेबल पे जाएगा 2 पे, ये 3 के टेबल पे जाएगा 13 पे। तो ये आ गया 5/2 इंटू 22/7 इंटू 13।
ये आपका ये कट जाएगा 11 पे, तो आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 13/7। अब बस जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, 55 इंटू 13/7। पर एक सेकेंड, हम सॉल्व तो कर रहे हैं, मैंने ऑप्शन तो लिखे ही नहीं इसके। ऑप्शंस पहले मैं देती हूँ, फिर देन करते हैं, ठीक है। तो ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि पाई की टर्म में आंसर है, सब में, इसमें ही पाई है, इसमें सब में पाई है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर निकलेगा उसमें भी पाई होना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं हम, अगर देखो पाई की वैल्यू क्या थी, पाई की वैल्यू मेरी होगी 22/7। इसमें से मैं 22/7 हटा लेती हूँ। कहाँ काम वापस आ जाते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। इधर मेरा सब कुछ ठीक था, 5 था अपॉन 2 था इंटू 13 था और 22/7 था, है ना। ये चीज़ थी यहाँ पर, 22/7 बिल्कुल इंटैक्ट था, तो इसका मतलब 5 इंटू 13/2 और पाई लगा देते हैं इसको, ऐसे ही होगा ना। तो आपका ये आ जाएगा 65/2 पाई। बट ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसे देखकर घबराना नहीं है। हमें दिख रहा है 195/6 है, 195/6 ऐसा ही है ना। जब अगर आप 65 को 3 से करो एंड 2 को भी 3 से ही करो, तो आपका आ जाता है 195/6, ठीक है। ये बेसिकली मैं कहूँ कि अगर आप इसे काट दो 3 से, तो आपका आ जाएगा 65/2 पाई, वही चीज़ आएगी ना। तो ये है आपका थर्ड वाला आंसर। कॉमन फैक्टर इनका 3 है, अगर आप इन्हें काटोगे तो आपका आंसर आएगा जो आपने निकाला है, वही चीज़ आएगी, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, हो सकता है जैसे आपका आंसर आ रहा हो, सपोज लेट से 1/, ये आ रहा है ना, है कि नहीं, एंड वो आपको ऑप्शन में दे रहे हैं कि, तो आप इसी को टिक कर कराओगे, क्यों, ये कट के 1/360 तो बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ ड्रेन कवर इज़ मेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो एक ड्रेन कवर है, ठीक है, जो ड्रेन होती है उसके ऊपर एक कवर है, और वो जो कवर है वो एक स्क्वायर की शेप में है एंड वो बना हुआ एक मेटल प्लेट से। उस स्क्वायर की साइड है 40 सेंटीमीटर, हैविंग 441 होल्स। अब उसमें 441 होल्स हैं और हर एक होल का जो डायमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर के होल्स जो हैं वो ड्रिल कर रखे हैं उसमें। ड्रेन कवर इज़ मेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर हैविंग 441 होल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर ईच ड्रिल्ड इन इट। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। तो पूरी स्क्वायर प्लेट में से जो होल्स का एरिया है वो नहीं देखना हमने, जो बचा कुचा जो स्क्वायर की प्लेट में जो भी बचा हुआ है वो एरिया आपने लेना है। तो जैसे मैंने बोला सेम उसी तरीके से ही आपका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कि पूरे स्क्वायर में से होल्स का एरिया माइनस कर दो तो रिमेनिंग प्लेट का आ जाएगा। ये सपोज ये होल्स है मेरे 441, तो मैं नहीं बना सकती यहाँ पर, बट लेट्स से यही होल्स है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं होल्स का माइनस कर दूँ तो मेरा रिमेनिंग आ जाएगा, जो भी रिमेनिंग एरिया मेरे पास है वही आ जाएगा ना। इसमें देखो कलरिंग नहीं हो पा रही मेरे, आई होप आप लोग समझ गए हो ना कि पूरा स्क्वायर है, अगर उसमें छेद है उन छेद का एरिया माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो ऐसे ही आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स। स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, माइनस सर्कल्स का एरिया क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर, पर ओनली पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना, कितने सर्कल्स हैं 441, तो पाई आर स्क्वायर को 441 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। अब साइड क्या बोली थी हमें, साइड हमें गिवन है 40, तो 40 इंटू 40 माइनस 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस हो जाएगा 1/2। ये अच्छी बात है कि इन क्वेश्चंस में आपकी यूनिट सेम है, अगर यूनिट डिफरेंट होते तो आपको चेंज करना पड़ता। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन होता मीटर में और ये गिवन है सेंटीमीटर में, तो काम नहीं बन पाएगा ना, चेंज करना पड़ेगा किसी एक को। बट यहाँ सेम है तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। ये हो जाएगा 1600 माइनस
ये भी कट जाएगा 63 पे, तो बच जाएगा 11 इंटू 63/2। अब बस सिंपल कैलकुलेशन, 11 इंटू 63 विल बी 693 डिवाइडेड बाय 2। अभी आ जाएगा 1600, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 346.5। अब बस लास्ट स्टेप, आंसर आ जाएगा 1253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं हम। ऑप्शन देखो कौन सा वाला है, ये सेकंड ऑप्शन, ये वाला बी है ना, बी के इक्वल है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9th भी सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर एज शोन। तो ये रहा डायग्राम में कह रहे हैं कि एक आर्क है सर्कल का, जो कि आपका देखो यहाँ पर डार्क कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, डार्क कर रखा है बेसिकली। तो कह रहे हैं कि ये जो आर्क है इसने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रखा है, वो एंगल है 45 डिग्री का। एंड ये जो आर्क है, जो ये सेक्टर बना रही है, फॉर्म कर रही है, उसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। अब आपको ऑप्शंस जो गिवन है वो थोड़े वियर्ड है, ठीक है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया। कह रहे हैं कि दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द आर्क शोन इज अ माइनर आर्क एंड इट्स लेंथ इज 5.5, फर्स्ट ऑप्शन। देयर द आर्क शोन इज अ मेजर आर्क एंड इट्स लेंथ इज 77। द आर्क शोन इज अ मेजर आर्क एंड इट्स लेंथ इज 38.5। द आर्क शोन इज अ माइनर आर्क एंड इट्स लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्वियस बात है, जिन्होंने चैप्टर अच्छे से करा उनको समझ आ गया होगा कि आर्क जो यहाँ पर दिख रही है हमें, आर्क तो देखो पूरी है, बट इन्होंने स्पेशली एक आर्क को डार्क करके दिया, बोल्ड करके दिया ना। तो वो जो आर्क है वो कौन सी आर्क है, माइनर आर्क है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है ना सारी ये आपकी मेजर आर्क बनेगी, बट ये छोटी सी है तो ये माइनर आर्क है। तो यानी कि पहली बात है कि हमारे ये जो दो ऑप्शंस हैं सेकंड एंड थर्ड, ये तो हमें अभी से ही पता लग गया कि रॉन्ग है ना। अब बात आती है आर्क की लेंथ पे, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसके बिना कर नहीं सकते। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा है। अब फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब बिकॉज पाई में आंसर नहीं है तो इसलिए पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी। थीटा क्या है, थीटा एंगल है उस आर्क का जो है 45 डिग्री हमें गिवन है एंगल, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 14। तो आंसर आपके पास आ गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है कटिंग की हो गई सारी। तो हमें पता लग गया कौन सा ऑप्शन सही है, डी में कह रखा है कि आर्क जो है वो माइनर आर्क है एंड उसकी लेंथ है 11, दोनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये निकाले बिना मुझे पता ना लगता कि ए या डी में से कौन सा सही है, बिकॉज मुझे लेंथ चाहिए थी ना, लेंथ का फॉर्मूला लगा लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अब 10 क्वेश्चन हो गए हैं, हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 10 और करने। तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। कह रहे हैं एक सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस सेम है, तो उनके एरिया की रेशियो कितनी होएगी, उनके जो एरियाज हैं उनकी रेशियो कितनी होएगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर सेम है, तो हम यहाँ लेकर चलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, है ना। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये गया 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइड के नीचे मैं ले आती हूँ r और पाई के नीचे ले आती हूँ 2। जस्ट मैंने एक्सचेंज कर लिया, क्या कर लिया, 2 जो था इसे यहाँ ले जाकर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा, एंड यहाँ का जो आपका r था वो जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इजी करने के लिए आपको पता है कि हम स्क्वायर की साइड को a मान के चलते हैं, वैसे फॉर्मूला आपका 4a की तरह दिखाया जाता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, साइड नहीं लिखते a लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर a लिख देते हैं, ठीक है। एंड इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देते हैं,
कि इनकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या बोला कि एरिया की रेशियो निकालना है, उन दोनों के एरिया की रेशियो। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी है। तो इसका सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड इसका क्या होगा ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। देन पाई, इसको मैं आर अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ तो इक्वेशन 1 में मेरे पास ए बाई आर की वैल्यू थी कितनी, पाई बाई 2। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं आर बाई ए की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। देखो ए बाई आर की वैल्यू है पाई बाई 2, तो आर बाई ए की क्या होगी, रेसिप्रोकेट कर दो वैल्यू 2 बाई पाई, यही होगी ना वैल्यू। ये मैंने कहाँ से लिया, इसी इक्वेशन से। ए बाई आर इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकाला था, बट मुझे अभी आर बाई ए की वैल्यू डालनी है तो रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, 2 बाई पाई हो गया। तो यहाँ मैं डाल दूँगी 2 बाई पाई का होल स्क्वायर, देन पाई 4 बाई, चलो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए पाई यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 पाई बाई पाई, पाई इंटू पाई, सॉरी क्योंकि स्क्वायर था ना ऊपर तो डबल बार हो गया। अब क्या है, ये वाला पाई इस पाई से कट सकता है कि नहीं, डिवाइड में है। देन हमारे पास बच जाएगा 4 अपॉन पाई, क्या बच रहा है हमारे पास 4 अपॉन पाई, रेशियो निकाल रहे हैं, है ना। पाई की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगी, यही हो जाएगी ना, वैल्यू उल्टी लगेगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो उल्टी लग गई वैल्यू, तो काटेंगे तो आ जाएगा 14/11। तो रेशियो क्या बन रही है 14:11, 14:11 है हमारे पास ऑप्शन में। हाँ ये रहा बी वाला आपका सही है ना, 14:11। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है बिल्कुल। आपको बोला था कि एक सर्कल एंड स्क्वायर है जिनका पेरीमीटर इक्वल है, तो हमने उसी चीज़ से स्टार्ट करा एंड हमने ए बाई आर की वैल्यू निकाल ली। देन हमें निकालना था उनके जो एरिया है उनकी रेशियो यानी कि डिवाइड करके निकालना था। तो हम रेशियो निकालते गए वैल्यू पुट करी एंड एंड में जाकर आपका आ गया 4/11। ठीक है, तो ये आ गई आपकी रेशियो। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी जैसा सेम ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इतना, आपको बोल दिया कि एक सर्कल का एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास 154। तो कह रहे हैं देन इट्स पेरीमीटर, इस पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है कि नहीं। अब क्या, एरिया से पेरीमीटर फाइंड करना बहुत ही आसान है ना, आप लोगों को आता भी होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इज इक्वल टू 154 बाई पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। यही होगा ना, पाई की वैल्यू लगाओगे तो। पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड पे, जिन लोगों को नहीं पता, ये पता तो होनी चाहिए बट फिर भी। देन आपका 11 पे कट जाएगा, ये 11 पे जा रहा है 2 पे, ये जा रहा है 14 पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 14 इंटू 7/2, दैट इज 7 इंटू 7, कट जाएगा है ना। देन 49, हमें क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा आ गया 49, क्या आया 49 आया हमारा आर स्क्वायर ही निकाल रहे हैं ना, आर स्क्वायर ही चलता आ रहा है, तो 49 आ गया आर स्क्वायर, तो आर विल बी इक्वल टू 7, जो कि आप चाहो तो इस स्टेप से भी फाइंड आउट कर सकते थे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर इज 7। अब आर 7 आ गया तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, आपका ये कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में है, ये रहा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था है ना, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई थिंक सो बहुत सारे तो नहीं बट हैं 1-2, तो ये ईजी था। हमने क्या करा, पहले एरिया से आर निकाल लिया, क्योंकि एरिया में आपके पास बाकी सब कुछ गिवन था, तो आपने क्या करा, एरिया से आर निकाल लिया। देन आर की वैल्यू पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर दी, तो पेरीमीटर अपने आप आ गया। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसमें कह रहे हैं
इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, कह रहे हैं किन्हीं दो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका सम जो है ना विद रेडियाई इतना इतना, दो जो सर्कल्स हैं उनकी उनमें से एक की रेडिया ये है दूसरे की रेडिया ये है, इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके पास दो सर्कल्स हैं, पहले वाले की रेडियाई है R1 एंड दूसरे वाले की रेडियाई है R2। तो इन दोनों रेडियाई से जो सर्कल बन रहे हैं ना उन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करके आता है एक तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसकी रेडियाई R1 है प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसकी रेडियाई R2 है इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसकी रेडियाई है R। यही चीज़ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही है। तो कंडीशन निकालने के लिए इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब ऑब्वियस बात है कि तीनों में ही सर्कमफ्रेंस है तो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सेम लगाओगे। फ़र्क क्या पड़ेगा इनके R का? इसमें इसका R है 1, R1 है, दूसरे वाले का रेडियस है R2 एंड थर्ड वाले का रेडियस है ओनली कैपिटल R, है ना। ये चीज़ आपको सारी क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा फर्स्ट का रेडियस, ये रहा सेकंड का एंड ये रहा थर्ड का रेडियस। ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा था ये। हाँ, तो अब क्या, अब देखो इस साइड पे 2π कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πr, है ना। यही होगा ना, 2π प्लस जो है आपके टर्म्स को अलग करता है एंड 2π कॉमन था तो हमने 2π बाहर निकाल लिया। अब क्या है, 2π दोनों साइड से कट हो गया तो आपका बच गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। ये बन गई आपकी कंडीशन, ये चीज़ आ गई है कंडीशन। अब ये वाला आपका होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। देखो फर्स्ट वाला ही है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हमने आंसर निकाल लिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको ईजी लगा होगा। ईजी ही है बहुत ज़्यादा ये वाला तो, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, MCQ 14 पे। अब ये रहा 14 क्वेश्चन स्क्रीन पे। कह रहे हैं द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन तो आपको गिवन ही है, हमने उनमें से एक कोई सही चुनना है ना। तो कह रहे हैं सर्कल का एरिया बताओ। कौन से सर्कल का एरिया भाई? उस सर्कल का एरिया जो कि एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब हो जाता है। इंस्क्राइब क्या बोला? इंस्क्राइब मीन्स उसके अंदर आ जाता है, यानी कि ये रहा आपका स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, इंस्क्राइब यानी कि टच करता हुआ, ठीक है। वैसे इंस्क्राइब का मीनिंग होता है अंदर, बट हम एज्यूम करते हैं टच करता हुआ। तो अगर मैंने स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया तो आप बताओ इस सर्कल का एरिया क्या है? हमें क्या पता भाई? अरे देखो तो साइड गिवन है स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर की चारों साइड्स होंगी 6 सेंटीमीटर। आप बता सकते हो? लग तो रहा है हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। देखो एरिया निकालना हमें आता है, एरिया का फॉर्मूला हमें एनसीईआरटी ने दे रखा है तो हमें पता है कि फॉर्मूला लगाकर हम एरिया निकाल लेंगे। बात आती है कि फॉर्मूले में आपका R होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई तो है आपके पास पर हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे पाई की। क्यों? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में पाई की टर्म्स में आंसर, यानी कि पाई को नहीं छेड़ना, पाई को पाई ही लिखे रहना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बात आती है R किधर से लाएं? तो भाई देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फिगर में ये है 6, है ना, ये पूरा 6 है एंड ये जो होगा ये सर्कल का डायमीटर होगा। तो ये कितना होगा? ये भी 6 होगा, है ना। जब ये 6 है, ये भी 6 है ऊपर वाला, तो ये बीच वाला भी 6 ही होगा। ऑब्वियस बात है ना, स्क्वायर हर जगह से ही तो 6 होगा, चाहे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, सारी लाइन ही 6 की होंगी। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा? अगर डायमीटर है 6 तो रेडियस हो जाएगा 3, है ना। 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो बस रेडियस आपने 3 पुट करना है, यह हो जाएगा 9 पाई। आ गया, ये देखो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी।
आई होप ये वाला भी क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ईजी है, मतलब बीच में एक आध मेरे ख्याल से अभी तक आया है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा, बट बाकी तो ईजी हैं। जिनको अच्छे से आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उनके ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और 20 ही तो करने हैं, 20 ही मैं करा रही हूँ। अगर ये 20 कर लिए तो पेपर तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं, सब में से 20-20 क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे वो, इनमें से कुछ आ जाएंगे ना। और ये अगर कवर हो गए तो यानी कि ये चैप्टर में से MCQ ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं। अब इसमें अगर फिर भी कोई डाउट आता है किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सर्कुलर पार्क हैज़ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। कह रहे हैं एक सर्कुलर पार्क है, एक गोल सा पार्क है, एंड देन कह रहे हैं इसके आसपास एक पाथ, चलने वाला रास्ता बना हुआ है इसके आसपास, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है वो है यूनिफॉर्म। तो यानी कि ये रहा आपका सर्कुलर पार्क, एंड देन इस सर्कुलर पार्क के आसपास एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये बन गया पाथ। कह रहे हैं ये जो पाथ है ना, इसकी विड्थ बराबर है, यानी कि जितनी विड्थ यहाँ पर है उतनी विड्थ यहाँ पर होगी, उतनी हर जगह होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ है पाथ की। देन कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इतना। अब यहाँ पर इन्होंने हमें, आपको दिख ही रहा है, 2 सर्कल्स बन गए हैं अगर आप देखो तो ब्रॉड से, तो एक तो ये बड़ा वाला पूरा है ना, और एक अंदर छोटा वाला जो है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस है 132। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस है 132। तो इसकी विड्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखकर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ऑप्शंस आपके नॉर्मल है और सॉल्व तो मैं करके दिखाई रही हूँ। तो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं, इस छोटे वाले का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r, और बड़े वाले का रेडियस ले लेते हैं बिग R, ठीक है। सर्कमफ्रेंस तो दोनों का सेम ही होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 132, ठीक है। 132 ही गिवन है। डिफरेंस देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस जो है ना आउटर और इनर सर्कमफ्रेंस का, वो है आपका 132। इन दोनों का डिफरेंस है 132। तो सर्कमफ्रेंस इसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, इसका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। ये कैसे, अब अभी तो बताया था, देखो छोटे वाले का स्मॉल r लिया, बड़े वाले का कैपिटल R लिया। अब देखो क्या है, 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा ये इज इक्वल टू 132। हमने कहा ठीक है, वैल्यू लगा लो इसकी। देन इनको छोड़कर बाकी सब कुछ वहाँ ले जाओ। अब ये जाएगा आपका 11 के टेबल पे 12 पे, एंड ये जाएगा 11 के टेबल पे 2 पे, तो हो जाएगा 12 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 21। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसकी विड्थ क्या है, विड्थ है इसकी 21। कैसे पता लगा, हमें पता लगा, हमने निकाला क्या है यहाँ पर, ये निकाला ना, ये हमारा आया है। तो क्या यही विड्थ है, हाँ देख लो, मैं कह रही हूँ आपको बड़े R और छोटे R में इतने का डिफरेंस है, बड़े R और छोटे R में 21 का डिफरेंस है, तो वही तो विड्थ आएगी ना। सपोज लेट्स से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो है ना बड़ा वाला 23 है, छोटा वाला 2 है, तो 21 आ जाएगा। पर ये विड्थ कैसे हुई, अरे यार देखो ना, इधर देखो, ये आपका 21 है, ठीक है, ये है 2, तो यही तो विड्थ हुई ना। विड्थ ये हो जाएगा 23, विड्थ हो जाएगी आपकी 21। विड्थ ही मांगी है, यानी कि दोनों आर्ट्स का डिफरेंस मांगा है आपसे, तो वो हमने निकाल दिया 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहे हैं आपने रेशियो निकालनी है ऑफ एरियाज, किन के एरियाज की रेशियो, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ओके, जिनका डायामीटर और साइड इक्वल है, हुज डायामीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। तो कहने का मतलब है एक सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। आपने निकालना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये निकालना है आपने, ठीक है। एक और कंडीशन गिवन है,
यही जो कि डायमीटर जो है वो साइड के इक्वल है। अब इसकी साइड होती है ए, डायमीटर होता है डी, तो डी इज इक्वल टू ए इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। डी इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है हमें। डी एक और चीज़ के इक्वल होता है, डी होता है r/2। ये हमें यूज़ होगा ना, हमें r चाहिए, डी से हमें क्या मतलब, हमें तो r चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर r लगेगा, तो r आपका हो जाएगा 2d, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। एरिया क्या होता है इसका, πr², इसका होता है √3/4a², ठीक है। अब r क्या मैंने बताया अभी, r है हमारा 2d, नहीं r 2d थोड़ी ना, r है, देखो यहाँ पर गलती हो गई ना हमसे, d हमारा होता है 2r, d हमारा होता है 2r, है ना। ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, यानी कि r हो जाएगा d/2। तो हम एक तो ये चीज़ यूज़ करेंगे, एक तो ये चीज़ यूज़ करेंगे, तो r हमारा हो जाएगा d/2। तो यहाँ पर हम r² की जगह डालेंगे d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन √3 को वैसे का वैसे ही लिखो, 4 को वैसे का वैसे ही लिखो। ए क्या है, ए हमें यहाँ पर पता है डी के इक्वल है, ए क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, तो डी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πd/4, πd का स्क्वायर अपॉन 4, एंड ये हो जाएगा √3d²/4। यही हो जाएगा ना, कैलकुलेट करोगे तो d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय वही चीज़। अब क्या, d² कट गया, 4 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है, π/3, जिसे आप लिख सकते हो π/√3, π/√3 लिख सकते हो आप। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये रहा, इसे जस्ट आपने टिक करना है, सही ऑप्शन ये है, ठीक है। जिन लोगों को समझ नहीं आया एक बार और बता देती हूँ मैं। इन्होंने हमें कहा था कि आपने रेशियो निकालनी है ऑफ एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उन दोनों के एरिया की आपने रेशियो निकालनी थी, ठीक है। कंडीशन उन्होंने हमें दे रखी थी कि डायमीटर जो है ना वो साइड के इक्वल है, तो हमने लिख दिया, ठीक है, डायमीटर साइड के इक्वल हो गया। पर हमें अपनी नॉलेज से भी तो कुछ चीज़ पता है ना, वो ये है कि डायमीटर 2r होता है, 2r के इक्वल, क्योंकि रेडियस आपको अल्टीमेटली चाहिए, रेडियस आपका लगेगा यहाँ फॉर्मूले में, तो रेडियस है नहीं, तो रेडियस मैंने निकाल लिया क्या, d/2, ये तो ऑब्वियस चीज़ है ना। देन मैंने क्या करा, a और r को रिप्लेस कर दिया, बस यहाँ पर फॉर्मूले में r और a को रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब फॉर्मूले के नहीं, जो मैंने अभी निकाला था ये चीज़, इसके हिसाब से मैंने रिप्लेस कर दिया उन्हें, एंड देन बस मेरी रेशियो आ गई π/√3। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इतना, ठीक है। कह रहे हैं एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है ये, तो आप उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 616, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो ये वहाँ ले जाते हैं, आर को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि आर ही हमें चाहिए ना। अगर आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपको अल्टीमेटली आर ही चाहिए होगा, पाई की वैल्यू तो आपको पता है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, सिक्स 1/6 आपका जाता है 11 के टेबल पे 56 पे, और ये कटेगा 2 पे, इसे अगर हम 2 से काटें तो जाएगा 28 पे, ये जाएगा 14 पे, यानी कि r इज इक्वल टू 14 × 7, तो r इज इक्वल टू 98। r आपका निकला है, अब काम आसान है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करने को बोला आपको, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है जब सर्कल को आप डिवाइड करो 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। अब क्वाड्रेंट क्योंकि एक सेक्टर होता है, तो आप चाहो तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर जो लोग इसे फॉर्मूले से करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर जब आप लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर है ना क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो थीटा आप लोगे 90, कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, डिग्री होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो जो लोग इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के पास क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है,
वो होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे? पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मैंने आपको बोला क्वाड्रेंट एक सर्कल का 4th पार्ट है, तो डिवाइडेड बाय 4 पूरे सर्कल के एरिया का। तो 22/7 इंटू आर क्या निकला 98 इंटू 98/4। इसे अगर हम काटें नॉर्मल कैलकुलेशन है ये लोग, ये चीज़ तो आप लोग कर ही सकते हो ना। कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7543। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही, ये मैंने वीडियोस जो पहले बनाई थी उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रही, ये आप लोगों का टाइम वेस्ट है। जब तक मैं यहाँ सॉल्व करूँ आप लोग देखते रहो, आपका टाइम वेस्ट है। इसलिए आई होप ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बताना है। बेसिकली आपका आंसर आ रहा है 7546 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा। 7546 आपका ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ओहो कलर बदल जा, ये ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ भी क्लियर थी। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन था, सर्कमफ्रेंस से आपने आर निकाला, देन आर को आपने पुट कर लिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी, है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो दिस। कह रहे हैं 2 सर्कल्स हैं जिनके सर्कमफ्रेंस इस रेशियो में है, तो उनके एरिया की रेशियो कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक सो अभी हम कर भी चुके हैं ना, बट फिर भी तो उनके सर्कमफ्रेंस की रेशियो, बिकॉज अब 2 सर्कल्स हैं ना, हमें नहीं पता, तो उनको डिफरेंस क्या होगा उनमें। यही होगा कि एक का रेडियस हम ले लेते हैं R1, एक का रेडियस हम ले लेते हैं R2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है सर्कमफ्रेंस, उन दोनों के सर्कमफ्रेंस। तो ये रहा सर्कमफ्रेंस पहले वाले का जिसका R1 है रेडियस, एंड देन सर्कमफ्रेंस R2 है जिसका रेशियो क्या है सर्कमफ्रेंस की 2:3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग ऐसे मत लिख कर आना पेपर में, जबकि आपका फॉर्मेट वाला है नहीं तभी मैंने ऐसे लिखा है, वरना मैं ऐसे साफ सुथरा अच्छी भाषा में लिखती, बट अभी मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दिया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr है ना। तो 2π, एक का R हम लगाएंगे R1 और दूसरे वाले का R हम लगाएंगे R2। अब देखो 2π तो कट गया, तो बचा क्या R1/R2 इज इक्वल टू 2:3। ये क्या हो गया, अरे ये R1 और R2 की रेशियो निकलाई। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तो निकालना ही नहीं था भाई, इससे एरिया निकालने में फ़ायदा मिलेगा ना। हमें एरिया की रेशियो निकालनी है, तो वहाँ पर ये काम करेगा हमारा। अब एरिया की रेशियो निकालने के लिए एरिया R1 वाले का छोटा R1 छोटा R1, फिर एरिया स्मॉल R2 का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr1 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला होता है πr² है ना, बट मैंने R1 लगाया है, और दूसरे वाले का R2 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो पाई तो कट गया, तो बचा क्या R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अब इसको मैं R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। अब R1/R2 की वैल्यू यहाँ पर ये काम आती है। अब ये देखो ये अब ये यहाँ पर काम आएगी आपको। R1/R2 क्या मिल गया था हमें 2/3, तो यहाँ पर पुट कर दो 2/3, तो आ जाएगा 4/9, है कि नहीं, 4/9 आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। तो 4/9 ये रहा, यहाँ पर 1/9 लिख दिया था मैंने गलती से, अब मैंने 4/9 कर दिया। ठीक है, ऑप्शन यही सही है आपका 4/9 जो भी हमने निकाला। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि 4/9 ही हमने निकाला। आई होप ये वाला समझ आ गया। हमने सर्कमफ्रेंस से रेडियस की रेशियो निकाली, देन रेडियस की रेशियो यहाँ पर एरिया की रेशियो निकालने में काम आई, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब बस 2 क्वेश्चन और रह गए, 2 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37। कह रहे हैं एक सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो है 37। लिख लेते हैं जल्दी से। सर्कमफ्रेंस को अगर हम रेडियस में से माइनस करें ना तो आता है 37। ओके,
क्या कह रहे हैं, फाइंड करो एरिया, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन आपको गिवन है, सही ठीक ठाक ऑप्शन गिवन है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, 2πr और रेडियस है नॉर्मल r, क्योंकि हम एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिख ही रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, दोनों सर्कमफ्रेंस और रेडियस दोनों ही एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो उस सर्कल के रेडियस को हम मान के चलते हैं r, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस रेडियस होता है r इज इक्वल टू 37। r दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन निकाल सकते हो, तो बच जाएगा 2π माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब क्या कर सकते हो, 2 इंटू 22/7 माइनस 1, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन साथ साथ करते रहो आप लोग। और आपका 7 आएगा, आपके आपस में कट जाएंगे, तो r ऑब्वियसली आ जाएगा 7। बट हमें r नहीं फाइंड करना था, हमें कुछ और फाइंड करना है। क्या, हमें वो बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया फाइंड आउट करना है। तो r हमने इसलिए निकाला ताकि हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकें। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये गया 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ऑप्शन देखो है ये रहा सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। जिन लोगों को फॉर्मूले पता है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा ये वाला चैप्टर। तो अब बस एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि है 20th क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो ऑप्शन हमें गिवन है, कह रहे हैं अगर एक सर्कल है उसके डायमीटर को अगर हम 40% इंक्रीज़ कर दे तो उसका एरिया कितने % इंक्रीज़ होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है क्वेश्चन बहुत जगह पर हुआ पड़ा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एज अ लास्ट क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है एंड कॉमन भी है, कह सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसे मैं अब आपको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ नॉर्मल जनरल वे, यानी कि मैं डी को डी ही लूँ, या फिर मैं एग्जाम्पल देकर कर सकती हूँ, यानी कि हम हर चीज़ को लेट करते चलें देन हम सॉल्व करें। तो लेट वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि लेट वाले तरीके से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर डायमीटर इंक्रीज़ कर दे 40% तो एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। वो चीज़ तो ठीक है, बट इंक्रीज से पहले वाली चीज़ पे जाते हैं, इंक्रीज से पहले डायमीटर कितना होगा। तो हम मान के चलते हैं जो एक्चुअल डायमीटर था वो था 100, ठीक है। एक्चुअल रेडियस कितना हो जाएगा 50, और एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा, पाई को पाई ले लेते हैं, दैट इज़ 50 इंटू 50, ये हो जाएगा एक्चुअल, है ना। एक्चुअल एरिया था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है अगर डायमीटर इंक्रीज़ कर दे तो, ठीक है। डायमीटर कितना इंक्रीज़ करना है, 40% से। तो नया डायमीटर हम बड़े डी से लेते हैं, तो बड़ा डी कितना होगा, छोटा डी तो होगा ही, प्लस 40% इंक्रीज़ हो गया, है ना। 40% इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ये नहीं कि आप सिर्फ ओनली 40 डी ले लो, नहीं, नॉर्मल डी तो आपने लेना ही है, पहले वाला डायमीटर तो लेना ही है, प्लस आपने लेना है उसका 40%, यानी कि न्यू हो जाएगा आपका 140। क्या लिखा हुआ है कि आपने इंक्रीज़ करना है द डायमीटर ऑफ सर्कल बाय 40%। तो हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, वो वाला ले लिया, प्लस 40% इंक्रीज़ जो है वो मैंने ले लिया, तो मेरा अब का डायमीटर हो गया 140। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 70, और एरिया कितना हो जाएगा अब इंक्रीज़ के बाद, पाई इंटू 70 यानी कि 4900 पाई, ये हो गया ये। अब क्या हमें ये फाइंड आउट करना था, नहीं, हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ इन एरिया जो है उसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो एरिया पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया डिवाइडेड बाय
ओल्ड एरिया यानी कि एक्चुअल एरिया जो था इनटू 100 ऐसे ही निकालेंगे ना। बेसिकली हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज बाय ओल्ड इनटू 100 ऐसे ही निकलता है ना। इंक्रीज और ओल्ड यानी कि बेस कितना इंक्रीज हुआ, कितना टोटल था, इनटू 100 ऐसे ही निकलती है ना परसेंटेज। तो इंक्रीज कितना हुआ, अब इतना है, पहले इतना था, तो अब कितना है भाई, इतना है, और पहले था इतना, तो अब आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगाया ना, ये आपका कट जाएगा 96 आएगा, ठीक है। और 96% लगाएंगे हम, क्योंकि हमने परसेंटेज इंक्रीज ही निकाल रहे थे हम यहाँ पर, है ना। परसेंटेज इंक्रीज आपकी आ गई है 96%, तो ये रहा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टाइम स्टैम्प दे सकते हैं वहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड क्या, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरे चैप्टर के MCQs लेकर आएंगे।